29 जुलाई 2025 के दिन लोकसभा में मानसून सत्र की चर्चा के दौरान एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक बात कही थी, जिस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया अलायंस के भीतर ही एक बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। क्योंकि उस वक्त पहलगाम पर जो कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी ने स्टैंड लिया था भारत की आर्मी के खिलाफ, चाहे फिर वो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर हो, उसके बाद बगावत कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। सुप्रिया सुले ने उस दौरान कहा था कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दल दिखाकर विदेश में भेजा, भारत के लिए आवाज उठाने का मौका दिया, और यह बात साबित करती है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद पार्टी है, और पार्टी के बाद कुछ बचता है तो फिर वो व्यक्तिगत है। सुप्रिया सुले का ये जो बयान देश की संसद के भीतर आया था, इसने एक बात तो तय कर दी थी कि सुप्रिया सुले एक राष्ट्रवादी स्टैंड ले रही हैं और वो पार्टी विपक्ष की विचारधारा इससे हटकर बात कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले वो बाकायदा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में गई भी थी। मानसून सत्र खत्म हो गया। इस बयान के बाद बहुत ज्यादा इंडिया अलायंस के भीतर भगदड़ नहीं मची। जुलाई का महीना निकला, अगस्त का महीना निकला, सितंबर का महीना निकला। अब अक्टूबर में सुप्रिया सुले और शरद पवार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया, और यह खेल अब राहुल गांधी से उनका लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता का पद भी छीन सकता है। राहुल गांधी जिस लिहाज से पूरे विपक्ष को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उस कंट्रोलिंग के खिलाफ यह शरद पवार और सुप्रिया सुले का पहला बड़ा कदम है। अब आपको एक बात और याद दिला देता हूं, यह पूरी कहानी क्या है। उसी मानसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक को लेकर प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें नया कानून लाया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि भाई अगर 30 दिनों तक कोई भी गंभीर मामले के तहत, चाहे फिर वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का वो मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय या राज्य मंत्री हो, जेल जाता है, हिरासत में होता है या गिरफ्तार होता है, तो उसका पद मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसे सीएम के पद से या पीएम के पद से अलग कर दिया जाएगा। इससे पहले वो इस्तीफा दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी देता है तो ये कानून के तहत उसकी मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली जाएगी। खासतौर पर यह जो बिल आया था, यह अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के एक बहुत बड़े कदम के बाद आया था, जिसमें वो जेल में जाते हैं, जेल से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं और एक राज्य का पूरा प्रशासन अपने हाथों में लेकर बैठते हैं। यह भारत के संविधान के लिए कालिक पोतने वाला काम था, जिसमें पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने जेल के भीतर बैठकर एक राज्य को पूरी तरह से चलाया था। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसे लेकर देश भर से लोगों ने खत लिखे, पत्र लिखे, और उसके बाद इस नए कानून पर बातचीत हुई। जब कानून बन रहा था तो जो कानून बनाने के लिए पूरी समिति थी, मतलब वो जो मसौदा तैयार हो रहा था, तो लोगों ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री को नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई अपनी पार्टी के या सरकार के सबसे बड़े नेता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं या नहीं हूं, यह फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस दायरे में अगर कोई प्रधानमंत्री भी है और वो जेल जाता है किसी भी गंभीर मामले में, तो उसका भी पद मुक्त किया जाएगा। और पीएम मोदी भी इस कानून में आ गए। अब कानून जब यह बनने से पहले मसौदा तैयार हुआ और प्रस्ताव इसको लोकसभा में लाया गया, तो विपक्ष ने हंगामा मचाया। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और उन्होंने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी बिल नहीं है, यह प्रस्ताव है और इसे हम जेपीसी में भेज रहे हैं, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, वहां पर सभी आइए, चर्चा कीजिए, और चर्चा के बाद फिर हम आगे इस पर बढ़ेंगे। जब यह प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और जेपीसी में इस बिल को भेज दिया, इस विधेयक को, तो समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी इन और उद्धव सेना की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की, इन सभी पार्टियों ने ऐलान किया कि हम जेपीसी के सदस्य नहीं बनेंगे और हम इस बिल का बहिष्कार करेंगे, हम इस विधेयक का बहिष्कार करेंगे। तो इसमें दो चीजें आई थी। एक तो इन तमाम पार्टियों ने कांग्रेस के साथ कोई स्टैंड नहीं लिया था, कांग्रेस से पूछे बिना, राहुल गांधी से पूछे बिना इन्होंने अपना ऐलान कर दिया था। एक तो यहां पर दरार नजर आई थी, लेकिन अब 3 दिन पहले इससे भी बड़ी एक और खबर आ गई।
सुप्रिया सुले का एक बयान आया और सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें संसदीय कार्य मंत्री जो हैं किरण रिजिजू फोन करते हैं और किरण रिजिजू फोन करके कहते हैं कि ये जो प्रस्ताव था विधेयक का, इस पर जेपीसी बनी है, क्या आपका दल इस जेपीसी का सदस्य बनना चाहेगा? और सुप्रिया सुले कहती हैं कि हम इस विधेयक के खिलाफ हैं क्योंकि हम विपक्ष का हिस्सा हैं, लेकिन हम इसके लिए जेपीसी का हिस्सा बनेंगे, हम वहां पर इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि बिना किसी की समीक्षा किए हमें इस तरह से बहिष्कार करना भी ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा बनेंगे। यानी कि शरद पवार से बातचीत की सुप्रिया सुले ने और शरद पवार ने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है, हम जेपीसी के सदस्य बनेंगे। सवाल यह उठा कि क्या यह विपक्ष के भीतर, इंडिया अलायंस के भीतर एक बहुत बड़ा टकराव है? तो सुप्रिया सुले ने इसका भी जवाब दिया। सुप्रिया सुले कहती हैं कि कांग्रेस ने इस मामले में बात ही नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में कोई पहल नहीं की और पूरा जो इंडिया अलायंस है वो अपने अलग अलग फैसले ले रहे हैं। बावजूद इसके शरद पवार ने कहा कि हम जेपीसी में जाना बेहतर समझेंगे। तो जब शरद पवार ने जेपीसी की अनुमति दे दी तो अब राहुल गांधी और शरद पवार के बीच एक बहुत बड़ा टकराव सामने आ रहा है और यह पहली बार नहीं आ रहा है। इससे पहले भी जब पहलगाम के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम विशेष संसदीय सत्र चाहते हैं, संसद का विशेष सत्र चाहते हैं, तो ये शरद पवार ही थे जिन्होंने कहा कि भाई इस तरह के मामलों में संसद के विशेष सत्र की अनुमति या आवश्यकता नहीं होती है, हमें दुनिया भर में नहीं बताना है कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, यह गुप्त होना चाहिए। शरद पवार ने वहां पर भी मामला विपक्ष के खिलाफ मोड़ दिया था। जब अडानी का मामला आया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, तब भी राहुल ने यही राग अलापा कि विशेष सत्र बुलाओ, संसद में चर्चा करो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट बकायदा इस पे जांच कर रहा है, विशेष सत्र की क्या जरूरत है। और अब इस जेपीसी के मामले में शरद पवार का स्टैंड राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा भविष्य का खतरा है, जो 2029 से पहले इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगर भारतीय सियासत में, इन्हें पितामह भी कहा जाता है राजनीति का, शरद पवार को, इनसे बेहतर और इनसे अंदरूनी राजनीति कोई नहीं कर पाता है। मुझे वो तस्वीर भी याद आ रही है जब पीएम मोदी के साथ इनकी नजदीकी भी एक कार्यक्रम में देखी गई थी, मराठी भाषा को लेकर एक कार्यक्रम हुआ था। तो एक बात तो तय हो गई है, इंडिया अलायंस में एनसीपी ने फिलहाल मोर्चा खोल दिया है। अब राहुल गांधी की इंडिया अलायंस में कोई बखत नहीं रह गई। राहुल गांधी की ना तो कोई सुन रहा है, ना राहुल गांधी के फैसलों को कोई मान रहा है। अगर उदाहरण देखना है तो आप शरद पवार का और उद्धव ठाकरे का देख लीजिए। बिहार में राहुल गांधी की वोट चोरी, इसमें डीएमके के नेता आ गए, राहुल गांधी के तेलंगाना से सीएम आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। टीएमसी से ममता बनर्जी बिहार नहीं पहुंची, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया। आपके शरद पवार नहीं पहुंचे, आपके उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। अखिलेश यादव जरूर आए क्योंकि बिहार यूपी से लगता है, उन्हें जरूरत थी। तो एक बात राहुल गांधी के लिए क्लियर कट है, इंडिया अलायंस के भीतर राहुल गांधी पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। और अब एनसीपी जैसी जो पार्टियां हैं, पिछले 10 सालों में जो विपक्ष का फॉल हुआ है, जो विपक्ष पूरी तरह से खत्म हुआ है, इन्हें यह बात समझ में आ गई है कि कम से कम जो जनता के हितैषी बिल है, जो राजनीति को साफ करने वाले बिल हैं या फैसले हैं, या जो राष्ट्र के लिए फैसले हैं, उसमें हम राजनीति नहीं कर सकते। और अगर हम राजनीति करेंगे तो हमारा हाल भी वही होगा जो इस वक्त कांग्रेस का है। तो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि अब उनके ही सबसे नजदीकी शरद पवार जोरदार झटका देने वाले हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।